नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम आप लोगों को सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे, इसकी पूरी जानकारी और इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताएंगे। ये कार्बोहाइड्रेट टॉपिक की पार्ट तीसरे की तीसरी वीडियो है। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट टॉपिक के पार्ट पहले की पहली वीडियो में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था। ग्लूकोज का सूत्र, इसका मुख्य और अन्य नाम, इसके प्राप्ति के स्रोत, इसके गुण, इसकी दोनों प्रकार की संरचनाएं और कुछ अनसुने फैक्ट आप लोगों को बताए थे। और कार्बोहाइड्रेट के पार्ट तीसरे की दूसरी वीडियो में फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट के बारे में ये सारी जानकारियां बताई थी। आज हम आप लोगों को सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे कि इसका अनुसूत्र कितना होता है, इसका मुख्य नाम और अन्य नाम कौन कौन होते हैं, इसके प्राप्ति स्रोत, इसके गुण क्या होते हैं, इसकी संरचनाओं के बारे में बताएंगे तथा इसके भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों को आज बताएंगे। तथा कार्बोहाइड्रेट टॉपिक का ये पार्ट तीसरा है। इससे पहले कार्बोहाइड्रेट टॉपिक के पार्ट फर्स्ट में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसकी बेसिक डेफिनेशन बताई थी। इसके पार्ट सेकेंड में इसका क्लासिफिकेशन और इसके सारे एग्जाम्पल बताए थे। ये पार्ट तीसरा है। में हम आप लोगों को कुछ मुख्य कार्बोहाइड्रेटों जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज के बारे में बहुत सारी जानकारियां, इनकी संरचनाएं और कुछ अनसुने फैक्ट बताएंगे। लेकिन यदि हम एक वीडियो में इन सारे कार्बोहाइड्रेटों के बारे में बताएंगे तो वीडियो भी बड़ी हो जाएगी और एक साथ सारे कार्बोहाइड्रेटों के बारे में पढ़ने पर कंफ्यूजन भी हो सकती है। तो हम इन सारे कार्बोहाइड्रेटों को अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अर्थात कार्बोहाइड्रेट टॉपिक के पार्ट तीसरे को 4 से 5 वीडियो में कंप्लीट करेंगे और हर वीडियो में एक कार्बोहाइड्रेट के बारे में सारी जानकारियां बताएंगे। हम इसकी पहली वीडियो में ग्लूकोज के बारे में बता चुके हैं, दूसरी वीडियो में फ्रक्टोज के बारे में बता चुके हैं और आज तीसरी वीडियो में सुक्रोज के बारे में बताने वाले हैं। और यदि अभी तक आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले इसका पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड तथा पार्ट थर्ड की पहली और दूसरी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट टॉपिक का बेस कंप्लीट ना होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना होगा तो आगे के टॉपिक पढ़ने में परेशानी होगी और वो कम समझ में आएंगे। जब तक पहले के टॉपिक कंप्लीट ना होंगे तो आगे के जब टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत सारे डाउट सामने आएंगे। तो ये जरूरी है कि पहले आप पहले के पार्ट और वीडियो देख लीजिए। और आज हम आप लोगों को सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताने वाले हैं। अर्थात आज का अपना टॉपिक है सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट तथा हम आप लोगों को सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत सारी जानकारियां बताने से पहले अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि यदि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और यदि पहले उस टॉपिक को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लिया जाए तो हम उसके बारे में जो डिटेल पढ़ने वाले हैं वो आसानी से समझ में आ जाती है और याद भी हो जाती है। और यदि हमें अपने टॉपिक के बारे में ही नहीं पता, अपने टॉपिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो फिर हमें उसके बारे में अदर जानकारियां रखनी पड़ती हैं। तो हमारा टॉपिक है सुक्रोज। सुक्रोज की बात की जाए तो यह एक डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। कैसा होता है? डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। डाइसैकेराइड क्या होते हैं? वे कार्बोहाइड्रेट जो दो मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं। और ये मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड वो सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो अपने सरलतम रूप में होते हैं, अर्थात जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता। अर्थात ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं
जिनका आगे ना तो जल अपघटन किया जा सकता है और जिन्हें ना ही विभाजित किया जा सकता है। इनके एग्जाम्पल हम आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। कौन होते हैं? ग्लूकोज, ये क्या होता है? ग्लूकोज मोनोसेकेराइड। और दूसरा ले लें तो फ्रक्टोज, ये भी क्या होता है? मोनोसेकेराइड होता है। डाइसेकेराइड के भी सुक्रोज के अलावा और अन्य एग्जाम्पल हैं, लेकिन हमें केवल अपने टॉपिक से ही मतलब है। हमारा टॉपिक है सुक्रोज। जब हम और अदर सेकेराइड और जब हम और अन्य डाइसेकेराइड के बारे में बताएंगे तो उनके बारे में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो सुक्रोज डाइसेकेराइड है जो दो मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है। तो ये दो मोनोसेकेराइड कोई भी हो सकते हैं। हमने तो आप लोगों को एग्जाम्पल बताया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एग्जाम्पल हैं, लेकिन सुक्रोज दो जो मोनोसेकेराइड होते हैं उनमें एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज। अर्थात सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेटों से ही मिलकर बना होता है। पहला ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। शुरुआत में ग्लूकोज और फ्रक्टोज की जब खोज की गई या इनका संश्लेषण किया गया, तो इसके बाद यदि इसके संश्लेषण की बात की जाए, इसके संश्लेषण की बात की जाए सुक्रोज के, तो सुक्रोज का संश्लेषण सन 1953 में रसायनज्ञ हासिड व लीमेट्स ने किया था। किसने किया था? सन 1953 में वैज्ञानिक हासिड और लीमेट्स ने किया था। इनका नाम क्या था? यदि हिंदी में लिख दें तो ये थे रासायनिक हासिड और इनका नाम था लीमेट्स। पेपर में ये भी पूछ लेता है तथा पेपरों में ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सुक्रोज का संश्लेषण किसने किया था। तो विज्ञान रासायनिक हासिड और लीमेट्स ने सन 1953 में ग्लूकोज और फ्रक्टोज अणुओं के द्वारा एक नए तीसरे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण किया और जिसे नाम दिया सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि ये दो अणुओं से मिलकर बना होता है, कहने का तात्पर्य दो मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है। अर्थात मोनोसेकेराइड सरल रूप में होता है जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता। ना तो ग्लूकोज को तोड़ा जा सकता है और ना ही फ्रक्टोज को तोड़ा जा सकता है, लेकिन सुक्रोज डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड मतलब दो अणुओं से, तो सुक्रोज का जल अपघटन किया जा सकता है। अर्थात ये जिन दो अणुओं से मिलकर बना है उन दोनों अणुओं को अलग अलग किया जा सकता है। जब हम सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे या इनका विभाजन करेंगे तो हमें एक ग्लूकोज का अणु प्राप्त होगा और एक फ्रक्टोज का अणु प्राप्त होगा। पेपर में यदि सुक्रोज की खोज पूछे, इसकी इन्वेंशन किसने की थी, इसका निर्माण किसने किया था या इसका संश्लेषण किसने किया था, तो इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर होंगे रासायनिक हासिड और लीमेट्स। इन्होंने क्या खोज बोल दो, जब पहली बार इनने निर्माण किया, जब इनने निर्माण किया तो खोज भी इन्होंने की और इनने इसका निर्माण करने के पश्चात इसकी संरचना भी प्रस्तावित की। अधिकांशतः होता क्या है, कोई वैज्ञानिक किसी अणु या पदार्थ की खोज करता है लेकिन उसके बारे में अन्य जानकारियां डिटेल, ये संरचना, गुण और उसके रासायनिक गुण और इसकी बहुत सी क्रियाएं दूसरे वैज्ञानिक बता देते हैं। लेकिन इसकी संरचना की बात की जाए तो हासिड और लीमेट्स ने ही इसका संश्लेषण किया था और इसकी संरचना प्रस्तावित की थी। तो ये था इसके बारे में कुछ चीजें, इसका कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब आप लोगों को सुक्रोज को तोड़ के और बताते हैं, ये जब इसका तोड़ते हैं तो किस प्रकार इसका जल अपघटन होता है, फिर इसके बारे में अदर जानकारियां देखते हैं। तो यदि हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक एक अणु लेकर इससे सुक्रोज बनाए तो कैसे बनता है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, पहले आप लोग बता चुके, C6H12O6 प्लस फ्रक्टोज का सूत्र भी नहीं होता है। हमने इन दोनों क्रिया करा दे, इन्हें नाम देना तो क्या ले सकते हैं, ग्लूकोज
इसे क्या ले सकते हैं, फ्रक्टोज। तो जब इन दोनों की क्रियाएं की जाती हैं या जब इन दोनों को जोड़ा जाता है तो इनकी क्रियाओं के दौरान जल का एक अणु निकल जाता है, और जब जल का एक अणु निकल जाता है और एक हमें नया कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होगा, जिसे क्या बोलते हैं, सुक्रोज। ये सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट। अब ये समीकरण हमारा सही कि नहीं, तो हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। यदि इस समीकरण में उपस्थित बाईं ओर क्या होते हैं, बाईं ओर अभिकारक और दाईं ओर क्रियाफल, इन दोनों में उपस्थित तत्वों की संख्या बराबर है तो हमारा समीकरण सही है अर्थात संतुलित है। और समीकरण का सही और संतुलित होना जरूरी है, गलत माना जाए कोई मतलब ही नहीं है। और यदि दोनों ओर यानी क्रियाकारक और क्रियाफल में उपस्थित तत्वों की संख्या बराबर नहीं है तो समीकरण गलत है। देखें, कार्बन ग्लूकोज के 6, फ्रक्टोज के 6 12, तो सुक्रोज में 12 होते हैं। हाइड्रोजन इसके 12, इसके 12, 12 दूनी 24, इसमें 22 है तो जल का एक अणु निकलेगा। चाहे यहाँ पे इसे लिख दें, यदि यहाँ नहीं रखना, यदि इसे यहाँ नहीं लिखना तो यहाँ प्लस करके H2O, इसका मतलब है जल का एक अणु अलग हो रहा है। लेकिन दोनों स्थितियों में एक साथ नहीं लिखा जा सकता, गलत माना जाएगा। यहाँ लिखो यानी तीर के चिन्ह के नीचे माइनस लगा के, माइनस बताता है किसी चीज का निकलना और प्लस चिन्ह शो करता है किसी चीज का जोड़ना। या फिर इसे क्रियाफल में जब लिखें अलग से प्लस चिन्ह लगाते हैं, इसे लिख सकते हैं तो इसे अलग से प्लस चिन्ह लगा के लिख सकते हैं। ये क्या हुआ, अपना जल का अणु हुआ। तो ये 24 हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 6 ग्लूकोज के 6 फ्रक्टोज के 12, तो 11 किसके पास, सुक्रोज के पास, और एक कहाँ निकल जाएगा, जल के अणु में। तो कितने हो गए, ये 12 हो गए। तो इस प्रकार ये समीकरण संतुलित है। और वैज्ञानिक हासिक तथा लिमेट्स ने इसी प्रकार ग्लूकोज व फ्रक्टोज के अणुओं को जोड़कर सुक्रोज का अणु बनाया था। और इस क्रियाओं के दौरान एक जल का अणु निकल गया। तथा हम सुक्रोज का जल अपघटन करके इसमें उपस्थित ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अणु भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यदि इन दोनों से सुक्रोज बनता है तो सुक्रोज किस प्रकार टूटकर या इसके जब जल अपघटन किया जाता है तो किस प्रकार ग्लूकोज या फ्रक्टोज प्राप्त होता है वो भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। अर्थात इस अभिक्रिया को विपरीत दिशा में भी कराया जा सकता है। तो सुक्रोज का सूत्र कितना होता है, C12H22O11। इसका क्या करना पड़ेगा, जल अपघटन। ये मोस्ट है, ये भूल ना जाना कि हम जब इसे ग्लूकोज फ्रक्टोज के अणु में तोड़ें तो जल का अणु लिखना ही भूल जाएं, ऐसे नहीं टूट जाएगा। जब हम क्या कराएंगे, इसकी क्रिया जल से कराएंगे तो इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं सुक्रोज का जल अपघटन। जल अपघटन, अपघटन मतलब किसी चीज को विभाजित करना, तोड़ना, और जल मतलब जल के द्वारा अपघटन करना। अर्थात जब जल का उपयोग करके इसे तोड़ते हैं तो इसे बोलते हैं जल अपघटन। और इसके जल अपघटन पर हमें एक ग्लूकोज प्राप्त होगा व एक फ्रक्टोज का अणु प्राप्त होगा। ये ग्लूकोज और ये हमारा फ्रक्टोज। अब इसमें भी देख लो, ये 12 कार्बन 6 ग्लूकोज के 6 फ्रक्टोज के, हाइड्रोजन 22 22 इसके 2 इसके 24, तो 12 ग्लूकोज के 12 फ्रक्टोज के, 11 ऑक्सीजन सुक्रोज के, एक जल का 12, तो 6 ग्लूकोज और 6 फ्रक्टोज यानी 12 हुआ। तो इस प्रकार सुक्रोज का जल अपघटन कर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का अणु भी प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि जब सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना ही है तो नॉर्मल सी बात है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अलग अलग तोड़ा भी जा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट, जिसे हमने एक्सप्लेन किया, इसका कॉन्सेप्ट बताया कि होता क्या है, किस प्रकार बना है, किसने बनाया है और ये है क्या। अब इसके बारे में अन्य जानकारियां देखते हैं। यदि हम अपने टॉपिक को इस प्रकार एक्सप्लेन नहीं करते तो फिर उसके बारे में पढ़ना एक प्रकार रटना सा हो जाता है।
हम रखते रह जाएंगे कि सुक्रोज डाइसैकेराइड है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है। लेकिन यदि हमने आप लोगों को बता दिया कि सुक्रोज डाइसैकेराइड क्यों है, क्योंकि ये दो मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है। दो से बना तो दो को डाई बोलते हैं, तो डाइसैकेराइड हो गया। और ये मोनोसैकेराइड क्या है, हम मोनोसैकेराइड याद करते रहेंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट जो केवल एक अणु से मिलकर बने होते हैं, तो मोनोसैकेराइड यानी एक के लिए मोनो का यूज करते हैं, और जो एक अणु है उसे अब क्या तोड़ेंगे, जब वो खुद एक ही है तो उसे और नहीं तोड़ा जा सकता, और यदि हम उसे अब तोड़ देंगे एक को, तो फिर उसकी मूल पहचान, मूल अवस्था बदल जाएगी। अर्थात यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वो जितने अणुओं से मिलकर बना है उन अणुओं को अलग अलग कर रहे हैं। यह सुक्रोज का पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं इसकी कुछ जानकारियां। तो सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट टॉपिक का पहला पॉइंट है अणुसूत्र, कि इसका अणुसूत्र कितना होता है। तो सुक्रोज के अणुसूत्र की बात की जाए तो इसका अणुसूत्र C12H22O11 होता है। यानी सुक्रोज में 12 कार्बन परमाणु, 22 हाइड्रोजन परमाणु और 11 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसके मुख्य तथा अन्य नाम। इसका मुख्य नाम क्या होता है और इसके अलावा इसके कौन कौन अन्य नाम होते हैं। तो मुख्य नाम, पहला पॉइंट मुख्य नाम की बात की जाए तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं इसका मुख्य नाम होता है सुक्रोज, लेकिन इसे ऐसा इस प्रकार स्यूकोस भी लिखा जाता है। किताबों में सुक्रोज को इस प्रकार स्यूकोस लिखा जाता है और यही लिखा आप लोगों को मिलेगा। लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना होना कि यदि पेपरों में या कंपटीशन एग्जाम में सुक्रोज को ऐसा सुक्रोस लिखा मिल जाए तो वहां कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये सुक्रोज का अर्थ है सुक्रोज। सुक्रोज को इस प्रकार भी लिख सकते हैं और ये सुक्रोज कोई नया कार्बोहाइड्रेट नहीं बल्कि सुक्रोज ही है। अन्य नाम, इसके अन्य नाम की बात की, इसका पहला अन्य नाम होता है इच्छू शर्करा, इसे इच्छू शर्करा भी कहते हैं। दूसरा अन्य नाम है गन्ने की शर्करा, अर्थात गन्ने में जो मीठापन, जो मिठास पाई जाती है वो किसके कारण पाई जाती है, सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट के कारण पाई जाती है। वो सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट के कारण पाई जाती है। सुक्रोज एक शर्करा कार्बोहाइड्रेट होता है और शर्कराएं स्वाद में मीठी होती हैं तथा जो गन्ने में मिठास पाई जाती है तो इसका कारण है कि गन्ने में सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसीलिए गन्ना मीठा होता है। यदि हम सुक्रोज की मिठास का अनुमान लगाएं तो गन्ना तो आप सभी लोगों ने खाया होगा, गन्ना में कितनी ज्यादा मिठास पाई जाती है गन्ने के रस में, तो सुक्रोज भी इतना ही ज्यादा मीठा होता है क्योंकि गन्ने की मिठास का कारण होता है सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट। तो उस आधार पर इसका एक नाम है गन्ने की शर्करा। तीसरा नाम की बात करें तो ये सभी लोग जानते होंगे, हम इसे अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, शक्कर या चीनी। शक्कर या चीनी सुक्रोज ही होती है, अर्थात शक्कर या चीनी, अर्थात सुक्रोज का ही एक नाम है शक्कर या चीनी। हम लोग दैनिक जीवन में इसे शक्कर या चीनी बुलाते हैं और ये किसका अन्य नाम होता है, ये सुक्रोज का ही एक अन्य नाम होता है। अब इसका तीसरा बिंदु देखते हैं, प्राप्ति के स्रोत। तो तीसरा बिंदु है प्राप्ति के स्रोत, कि सुक्रोज हमें कहां कहां से प्राप्त होता है, अर्थात किन किन पदार्थों में पाया जाता है। इसे दोनों प्रकार से याद रखना। यदि पूछ ले कि सुक्रोज किन किन पदार्थों में पाया जाता है तो भी इसके आंसर यही होंगे, और यदि सुक्रोज कहां से प्राप्त होगा है तो भी आंसर यही होंगे। नॉर्मल सी बात है, जिन चीजों में सुक्रोज होगा तो हमें तभी तो प्राप्त होगा। तो पेपर में चाहे पूछ ले सुक्रोज किन पदार्थों में प्राप्त होता है लिखिए तो भी आंसर यही होगा। और यदि ऐसा पूछ ले कि सुक्रोज के प्राप्ति के स्रोत लिखिए, अर्थात सुक्रोज किन किन पदार्थों से प्राप्त होता है, तो भी आंसर यही होगा। तो सुक्रोज के प्राप्ति स्रोत देखें तो नंबर 1 गन्ने से, हमें सुक्रोज कहां से प्राप्त होता है, गन्ने से, अभी हमने आपको पहले बता दिया। दूसरा चुकंदर से, चुकंदर में 15 से 20% मात्रा में सुक्रोज उपस्थित होता है। तीसरा शहद से, शहद में और कौन कौन होते हैं,
हमने पहले कहा था ग्लूकोज भी पाया जाता है और फ्रक्टोज भी पाया जाता है। फ्रक्टोज फ्रक्टोज ज्यादा उपस्थित होता है क्योंकि शहद का निर्माण होता है फूलों के मकरंद से, और फूलों के मकरंद में कौन पाया जाता है? फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। यदि आप लोग इस प्रकार पढ़ें कि शहद में क्या है? सुक्रोज, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन कार्बोहाइड्रेट हैं, तो हमारा एक साथ कई कार्बोहाइड्रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। शहद में ग्लूकोज भी पाया जाता है, फ्रक्टोज भी पाया जाता है, और यदि अभी अपन ने क्या देखा, सुक्रोज भी पाया जाता है। चौथा, पके फलों में उपस्थित होता है, या दूसरे प्रकार से पके फलों से हमें सुक्रोज प्राप्त होता है, तथा पके फलों में फ्रक्टोज उपस्थित होता है। और पके फलों में प्रचुर मात्रा में होने के कारण ही उसका नाम फ्रक्टोज दिया गया। और एक चीज ध्यान देना, फलों के रसों में फ्रक्टोज ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के साथ उपस्थित होता है, अर्थात फलों में भी ग्लूकोज फ्रक्टोज उपस्थित होते हैं। और यहाँ अपन ने क्या देखा कि सुक्रोज भी पाया जाता है। इसके अलावा एक चीज आप लोगों के जी के नॉलेज के लिए बता दें, और पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भारत में, इंडिया में चीनी का निर्माण किससे किया जाता है? चीनी या शक्कर किससे बनाई जाती है? तो इसका आंसर है गन्ने से। भारत में चीनी या शक्कर का निर्माण गन्ने से किया जाता है। ये तथा दूसरी चीज इसमें कि कुछ और देशों की बात की जाए, क्यूबा, रूस व जावा, तो इन देशों में चीनी का निर्माण किससे किया जाता है? चुकंदर से, है ना। तो हमें ये दोनों फैक्ट पता होना चाहिए कि भारत में चीनी का निर्माण गन्ने से किया जाता है, तथा कुछ अन्य देशों जैसे क्यूबा, रूस व जावा में चीनी का निर्माण चुकंदर से किया जाता है। तो ये थे सुक्रोज के प्राप्तीय स्रोत। अब देखते हैं इसके गुण। तो सुक्रोज के गुण देखें, इसके गुण कौन कौन होते हैं। तो पहला इसका भौतिक गुण। यदि सुक्रोज के भौतिक गुणों को याद करने की एक ट्रिक बताएं, जिससे आप इसके कुछ 4-5 गुणों को आसानी से याद कर लेते हैं। तो सुक्रोज का होता है, शर्करा होता है। तो जो शर्करा के गुण होते हैं वही सुक्रोज के गुण होते हैं। अब ये शर्करा के गुण क्या होते हैं? तो क्या बताया था मैंने? शर्करा मतलब शक्कर और चीनी, और शक्कर और चीनी का यूज हम दैनिक जीवन में करते हैं। चीनी क्या होती है? जलने मिली होती है, तो सुक्रोज भी जलने मिली होगा। चीनी स्वाद में मीठी होती है, तो सुक्रोज स्वाद में मीठा होगा। चीनी क्रिस्टली होती है, तो सुक्रोज भी क्रिस्टली होगा। तो इसके ये गुण हम पेपर में कंफ्यूज ना हो कैसा क्या, तो इससे याद किए रहे कि ये शर्करा होता है, और शर्करा मतलब शक्कर। तो शक्कर के जो 3 से 4 गुण हैं वो सुक्रोज में पाए जाते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये भी शर्कराएं होती हैं। तो जो शक्कर के नॉर्मल 3-4 गुण हैं वो इन सभी कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। तो पहला भाई सुक्रोज क्रिस्टली होता है। क्रिस्टली मतलब इसे 2 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है, और यदि इसे 2 समान भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता तो क्या होगा? अक्रिस्टलीय पदार्थ होगा, है ना। तो ये कैसा होता है? क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। दूसरा, ये स्वाद में मीठा होता है। तीसरा, ये जल में विलय होता है। चौथा, ये मोस्ट जो ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है तो नॉर्मल सी है, ऑब्जेक्टिव में कम पूछे जाते हैं, पता होने चाहिए इनके बारे, है ना। तो इसका अगला गुण क्या है? ये फैलेन विलयन तथा टैलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता। पेपर में पूछ लिया जाता है कि सुक्रोज फैलेन विलयन तथा टैलेन अभिकर्मक को अपचयित कर पाता है कि नहीं, तो अपचयित नहीं कर पाता। ये फैलेन विलयन और टैलेन अभिकर्मक बहुत ही मोस्ट अभिकर्मक हैं, जिनका उपयोग विभिन्न पदार्थों के परीक्षण में किया जाता है। जैसे प्रोटीन के परीक्षण में किया जाता है, बहुत चीजों के परीक्षण में हम फैलेन विलयन और टैलेन अभिकर्मक का उपयोग करते हैं। और अपचयन शब्द का मतलब क्या है? तो अपचयित शब्द अपचयन से बना है, अपचयन। और बात की जाए तो ये एक क्रियाओं का गुण है। क्रिया 2 प्रकार की होती हैं, नंबर 1 अपचयन और नंबर 2 ऑक्सीकरण। और इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि अपचयन क्या, ऑक्सीकरण क्या है, क्योंकि अब बीच में टॉपिक में आ गए, थोड़ा बता दें इनके बारे में, थोड़ी जानकारी ले लें। अपचयन वे क्रियाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन का योग होता है अपचयन कहलाती हैं।
अर्थात अपचयन क्रियाओं का परिभाषा, अर्थात अपचयन क्रियाओं की परिभाषा क्या है? क्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का योग होना, या इसी दूसरे रूप में बोलते हैं कि वे क्रियाएं जिनमें धन विद्युतीय परमाणु का योग होता है। दूसरी परिभाषा है, दूसरा गुण। तीसरा, विद्युत धनात्मक भाग का योग होता है, अर्थात विद्युत धनात्मक और धन विद्युतीय इन धन चीजों का योग हो जाए और निकलने की बारी आए तो ऋण विद्युतीय परमाणु का निकलना या विद्युत ऋणात्मक भाग का निकलना या विस्थापन क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और मेन चीज इलेक्ट्रॉन से याद किए रहे तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ना अपचयन और इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। जस्ट इसी विपरीत इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, या दूसरा क्या आ जाएगा? धन विद्युतीय या विद्युत धनात्मक भाग का निकलना ऑक्सीकरण, या इसे बोलते हैं ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन की क्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण। और अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन से क्रिया करना या हाइड्रोजन का योग क्या होता है? अपचयन हुआ। पांचवा गुण देखा जाए, इसका विलयन प्रारंभ में दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, लेकिन जल अपघटन के पश्चात ये वाम ध्रुवण घूर्णक हो जाता है। ये भी मोस्ट पॉइंट है, पेपर पूछ लिया जाता है। सुक्रोज का विलयन कैसा होता है? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। दक्षिण घूर्णन मतलब ये साधारण प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा देता है, और वाम घूर्णन मतलब बाईं ओर घुमा देता है। तो क्या होता है? सुक्रोज का विलयन तो होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, लेकिन जब इसका जल अपघटन करते हैं तो हमें दो चीजें प्राप्त होती हैं। एक क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज का अणु, और दूसरा प्राप्त होगा फ्रक्टोज का अणु। तो जब ये सम्मिलित रूप में सुक्रोज के रूप में होते हैं तो ये होते हैं दक्षिण घूर्णक, लेकिन जब अलग अलग होते हैं तो हमने बताया था ग्लूकोज के बारे में आप लोगों को पहले कि ग्लूकोज दक्षिण घूर्णक होता है जबकि फ्रक्टोज वाम घूर्णक होता है। जब जल अपघटन में ये अलग अलग प्राप्त होते हैं तो सुक्रोज में ग्लूकोज का विशिष्ट घूर्णन कोण की बात की जाए तो इसका विशिष्ट घूर्णन 52.5 डिग्री होता है, अर्थात कितना? 52.5 डिग्री। और फ्रक्टोज का होता है -93.3 डिग्री होता है। तो किसका गुण ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है? फ्रक्टोज का। और कौन सा? वाम घूर्णक। फ्रक्टोज का विशिष्ट घूर्णन ग्लूकोज से ज्यादा होने के कारण ये 52 और ये 93 फ्रक्टोज का विशिष्ट घूर्णन 93 होने के कारण, अर्थात ग्लूकोज से ज्यादा होने के कारण इसका वाम घूर्णक का गुण ज्यादा पाया जाता है, जिससे ये पूरे विलयन को दक्षिण ध्रुवण घूर्णक से वाम ध्रुवण घूर्णक बना देता है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि सुक्रोज का विलयन दक्षिण ध्रुवण घूर्णक होता है, लेकिन जल अपघटन के पश्चात ये वाम ध्रुवण घूर्णक हो जाता है। और जब इसका जल अपघटन करते हैं और ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त करते हैं तो सुक्रोज के जल अपघटन को प्रतिलोमन कहते हैं। पेपर में पूछा जाता है सुक्रोज के जल अपघटन को क्या कहते हैं? तो सुक्रोज के जल अपघटन को प्रतिलोमन कहते हैं। तथा यदि सुक्रोज के रासायनिक गुणों की बात की जाए कि इसके कौन कौन रासायनिक गुण होते हैं, तो हम क्या जानते हैं? सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तो जो ग्लूकोज के रासायनिक गुण होते हैं और फ्रक्टोज के रासायनिक गुण होते हैं वही सुक्रोज के रासायनिक गुण होते हैं, अर्थात सुक्रोज के रासायनिक गुण ग्लूकोज और फ्रक्टोज के समान ही होते हैं। अब देखते हैं सुक्रोज की संरचनाएं। इसकी संरचनाएं कौन कौन होती हैं? हम आपको सुक्रोज की दो प्रकार की संरचनाएं बताएंगे। नंबर 1 ओपन चेन स्ट्रक्चर और नंबर दूसरा सुक्रोज की पायरेनोज संरचना। तो सुक्रोज की संरचना स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सुक्रोज की पहली संरचना है ओपन चेन स्ट्रक्चर। कौन सी? ओपन चेन स्ट्रक्चर। हम आप लोगों को इससे पहले ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर बता चुके हैं और फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर बता चुके हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर यानी खुली श्रृंखला संरचना तथा इसे विवृत श्रृंखला संरचना या विवृत श्रृंखला सूत्र भी कहते हैं, क्योंकि खुले का अर्थ होता है विवृत, या कहा जाए विवृत मतलब होता है खुला, तो इसलिए इसे विवृत श्रृंखला संरचना या विवृत श्रृंखला सूत्र भी कहते हैं। सुक्रोज की विवृत श्रृंखला संरचना या ओपन चेन स्ट्रक्चर ये होती है सुक्रोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर।
जिसमें एक ग्लूकोज का अणु यानी ग्लूकोज अवयव और एक फ्रक्टोज का अणु यानी फ्रक्टोज का अवयव जुड़े होते हैं। ये दोनों अणु अलग अलग होते हैं और जब इनसे एक जल का अणु निकाला जाता है तो ये दोनों इस रूप में इस प्रकार जुड़ जाते हैं और जुड़कर एक तीसरा कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज बनाते हैं। पहला क्या है? ग्लूकोज अवयव। यदि आप लोगों ने पहले की ग्लूकोज की वीडियो पूरी देख रखी है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनती है तो बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगी। इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों से ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, उसकी जानकारी, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होती है, ध्यान से देखना, थोड़ा बता रहा है उसके बारे में। तो उसमें पहला होता है एल्डिहाइड का अणु CHO, बीच में चार होते हैं, बीच में चार होती हैं CHOH इकाइयां। तो पहली CHOH, दूसरी CHOH, तीसरी CHOH, यहाँ चौथी भी होती है CHOH। थोड़ा समझने के लिए यदि आप लोगों के लिए लिख दें तो ग्लूकोज में क्या होता है CHOH, सुक्रोज में वो OH गायब है। यहाँ क्या होता है एल्डिहाइड का अणु CHO, तो ये O गायब है ना, इसे पूरा लिख दे तो क्या होता है ग्लूकोज में CHOH और नीचे CH2OH ही होते हैं। अर्थात ग्लूकोज में दो परिवर्तन है कि ग्लूकोज में CHO एल्डिहाइड के स्थान पर CH है और CHOH के स्थान पर CH है। फ्रक्टोज की बात की जाए तो उसमें सबसे ऊपर क्या होता है CH2OH का अणु, फिर यहाँ पे होता है CO, क्या होता है कीटोन का, यहाँ होता है CO यानी कीटोन समूह, फिर तीन होती हैं CHOH इकाइयां। पहली CHOH जो सुक्रोज में भी है, दूसरी CHOH जो सुक्रोज में भी है, तीसरी गायब है। तीसरी में क्या होता है फ्रक्टोज में CHOH और लास्ट में छठवें कार्बन में होता है CH2OH। हमने इसमें कार्बन को नंबरिंग दे दिए हैं कि 6 कार्बन ग्लूकोज में भी होते हैं और इस प्रकार 6 कार्बन सुक्रोज में भी होते हैं, 6 कार्बन फ्रक्टोज में भी होते हैं और 6 कार्बन इतना होता है। परिवर्तन कहाँ कहाँ पर है, पहले कार्बन पांचवें कार्बन, पहले कार्बन पांचवें कार्बन। होता क्या है जब एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणु आपस में जुड़कर सुक्रोज का अणु बनाते हैं तो पहले कार्बन परमाणु का क्या गायब है, ऑक्सीजन परमाणु है ना। थोड़ा समझने के लिए यदि अब लिखें तो यही लिख दें इसका ऑक्सीजन परमाणु, ये गोला लगा दिया यानी गायब है, और पांचवें कार्बन का OH, ये दोनों निकल जाते हैं H2O। लेकिन ये निकलता नहीं है, केवल पांचवें कार्बन से OH, केवल पांचवें कार्बन से OH हाइड्रोक्सी समूह निकल जाता है। लेकिन इससे हाइड्रोक्सी समूह निकल जाने के कारण चूंकि कार्बन चतुसंयोजकता होता है, अर्थात ये हमेशा 4 संयोजकताओं के द्वारा जुड़ता है, तो इसकी चतुसंयोजकता असंतुलित हो जाती है और ये अपनी चतुसंयोजकता अर्थात 4 संयोजकताओं को पूरा करने के लिए जो एल्डिहाइड का ऑक्सीजन परमाणु है ये इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है, अर्थात पहले कार्बन परमाणु और पांचवें कार्बन परमाणु के मध्य इस प्रकार स्थित व्यवस्थित हो जाता है। ये क्या करता है, इसकी चतुसंयोजकता को पूरा करता है और क्या पांचवें कार्बन से OH समूह निकल जाता है। फ्रक्टोज में क्या होता है, फ्रक्टोज में यहाँ CO होता है तो इसका कीटोन समूह का ऑक्सीजन परमाणु ये स्थित है यहाँ पे, तथा इसमें भी पांचवें CHOH से, तो इसका ऑक्सीजन ये हो गया, इसमें क्या होता है CHOH तो OA है, इसका H गायब है, तो इसमें पांचवें कार्बन से H हाइड्रोजन समूह निकल जाता है, इसके पांचवें से OH निकलता है और दोनों से जब मिला के देखा जाए तो एक जल का अणु H2O निकल जाता है। तथा फ्रक्टोज में भी पांचवें कार्बन और दूसरे कार्बन की चतुसंयोजकता को पूरा करने के लिए पांचवें कार्बन का ऑक्सीजन परमाणु दूसरे और पांचवें कार्बन के मध्य बीच में इस प्रकार व्यवस्थित हो जाता है, तथा ये फ्रक्टोज का अवयव और ग्लूकोज का अवयव इस कीटोन समूह के ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं और ये दोनों जब आपस में जुड़ जाते हैं तथा इनसे जल का अणु निकल जाता है तो सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है। तो सुक्रोज में ग्लूकोज की संरचना बताई हमने आप लोगों को, इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, इसमें पांचवें कार्बन से OH हाइड्रोक्सी समूह निकलेगा,
तथा इनकी संयोजकता को पूरा करने के लिए पहले कार्बन एल्डिहाइड समूह का ऑक्सीजन परमाणु दोनों के बीच में स्थित हो जाएगा। फ्रक्टोज में 5 में से हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, इसमें होता क्या CH2H, तो हाइड्रोजन परमाणु जल के अणु के रूप में निकलेगा तथा ऑक्सीजन परमाणु दूसरे और 5वें कार्बन के मध्य इस प्रकार बीच में स्थित हो जाएगा। कीटोन समूह का ऑक्सीजन परमाणु ग्लूकोज और फ्रक्टोज इकाइयों या अणुओं या अवयव को आपस में जोड़ देगा और इस प्रकार एक ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा ग्लूकोज का अणु और एक फ्रक्टोज के अणु जुड़ जाएंगे और सुक्रोज के एक अणु का निर्माण करेगा। तो ये थी सुक्रोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर जो हमने आपको बताई। इसका एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया तथा इसमें ग्लूकोज की मेन संरचना और फ्रक्टोज की मेन संरचना को एक्सप्लेन करते हुए इनमें क्या परिवर्तन होता है और ये किस प्रकार जुड़ते हैं वो सब आप लोगों को बता दिया। तथा अब देखते हैं ग्लूकोज की दूसरी संरचना। तो अब देखते हैं ग्लूकोज की दूसरी संरचना और इसे बोलते हैं ग्लूकोज की पायरेनोस प्लस फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर। इसे एक साथ दो नाम क्यों दिया गया? और आप लोगों को बता दें कि पायरेनोस संरचना अलग होती है और फ्यूरेनोस संरचना अलग होती है। तो सुक्रोज एक साथ दो प्रकार की संरचना कैसे प्रदर्शित कर सकता है? तो इसका कारण है कि आप लोग जानते हैं तथा हम आप लोगों को बता चुके हैं कि सुक्रोज का एक अणु एक ग्लूकोज के अणु और एक फ्रक्टोज के अणु से बना होता है। तो इस संरचना में सुक्रोज की इस दूसरी संरचना में ग्लूकोज का अणु अपनी पायरेनोस संरचना में होता है और फ्रक्टोज का अणु अपनी फ्यूरेनोस संरचना के रूप में उपस्थित होता है, जिससे सुक्रोज की इस दूसरी संरचना को पायरेनोस प्लस फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर कहते हैं। अर्थात ग्लूकोज वो किस में होता है? पायरेनोस संरचना के रूप में और फ्रक्टोज इसकी कौन संरचना होती है? ये होता है अपनी फ्यूरेनोस संरचना के रूप में। आप लोगों को ये याद रखना होगा, पेपर पूछ लेता है कि सुक्रोज की दूसरी संरचना में ग्लूकोज का अणु पायरेनोस संरचना के रूप में होता है और फ्रक्टोज का अणु फ्यूरेनोस संरचना के रूप में होता है। तथा सुक्रोज की पायरेनोस और फ्यूरेनोस संरचना पढ़ने से पहले आप लोगों से ग्लूकोज की पायरेनोस संरचना बननी चाहिए और फ्रक्टोज की फ्यूरेनोस संरचना बननी चाहिए। हम आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट टॉपिक के पार्ट तीसरे की पहली वीडियो में ग्लूकोज के बारे में बताया था और तब हमने इसकी पायरेनोस संरचना बताई थी तथा दूसरी वीडियो में हमने फ्रक्टोज के बारे में बताया था और तब इसकी हमने आप लोगों को फ्यूरेनोस संरचना बताई थी तथा एक चीज और, वैसे भी हमने उन वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन किया था। एक चीज बता दें कि फ्रक्टोज पायरेनोस संरचना ही प्रदर्शित करता है, अर्थात फ्रक्टोज की पायरेनोस संरचना भी पाई जाती है, लेकिन ग्लूकोज फ्यूरेनोस संरचना प्रदर्शित नहीं करता। इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर, चक्रीय संरचना, पायरेनोस संरचना और भी कुछ संरचना पाई जाती है, लेकिन ये फ्यूरेनोस संरचना प्रदर्शित नहीं करता। तो आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ने से पहले टॉपिक क्लियर होना चाहिए, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनकी ये संरचना क्या होती है। ये कार्बोहाइड्रेट टॉपिक का पार्ट तीसरा है, जिसमें हम आप लोगों को अलग अलग वीडियो में बहुत सारे मुख्य कार्बोहाइड्रेटों के बारे में बता रहे हैं और इसके पहले कार्बोहाइड्रेट का पार्ट फर्स्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, पार्ट सेकंड क्लियर होना चाहिए। जब तक आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना होगा तो आगे के टॉपिक पढ़ने में परेशानी होगी। और ग्लूकोज की पायरेनोस संरचना वैसे आपको सब कुछ बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा क्योंकि इस टॉपिक में फिर आगे तो आप लोगों का थोड़ा रिवीजन करवाएं कि क्या होती है ग्लूकोज की पायरेनोस संरचना। तो पायरेनोस संरचना क्या है ये तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। जब किसी अणु या यौगिक की संरचना को पायरेनोस वलय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसकी इस संरचना को पायरेनोस संरचना कहते हैं। अब ये पायरेनोस वलय क्या है तो हमने ये बताया था, पायरेनोस वलय बेंजीन वलय के समान होती है। जिस प्रकार बेंजीन वलय में 6 स्थितियां होती हैं, 6 स्थितियों से मतलब कोने बनते हैं उसमें। बेंजीन वलय हेक्सागोनल
षटभुज आकार की होती है और उसमें 6 कोने होते हैं। उन 6 कोनों को 6 स्थितियां बोलते हैं, जिन स्थितियों में भिन्न भिन्न अणु परमाणु समूह से जुड़े होते हैं। लेकिन ये अंतर होता है कि बेंजीन वलय में उन स्थितियों से केवल कार्बन परमाणु जुड़ता है, अर्थात उन 6 स्थितियों में 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। लेकिन यदि 6 स्थितियों में से किसी एक स्थिति में ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित हो और शेष 5 स्थितियों में कार्बन परमाणु उपस्थित हो, तो फिर ऐसी वलय को बेंजीन वलय नहीं बल्कि पाइरेनोस वलय कहते हैं। क्या कहते हैं इस वलय को? पाइरेनोस वलय कहते हैं। पाइरेनोस वलय कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है पाइरेनोस वलय की, ऑक्सीजन युक्त 6 सदस्यीय वलय को पाइरेनोस वलय कहते हैं। और यहाँ 6 स्थितियों और यहाँ 6 सदस्य से मतलब 6 कार्बन परमाणु नहीं बल्कि 6 स्थितियों से है, तथा इसे एक नाम इसका होता है, हमने आप लोगों को पहले ही बताया था, क्या बोलते थे? एमिलीन ऑक्साइड वलय भी कहते हैं, है ना। एमिलीन ऑक्साइड वलय भी कहते हैं। और जब किसी अणु और यौगिक की संरचना को इस वलय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो इसकी इस संरचना को पाइरेनोस स्ट्रक्चर कहते हैं। और ग्लूकोज की पाइरेनोस संरचना की बात की जाए तो ये होती है ग्लूकोज की पाइरेनोस संरचना। लेकिन ये ग्लूकोज की नहीं पढ़ रहे, सुक्रोज की पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा ग्लूकोज जब सुक्रोज का अणु बनाता है फ्रक्टोज के साथ मिलकर, तो उसकी संरचना में थोड़ा परिवर्तन होता है। केवल क्या परिवर्तन होता है? इन दोनों की संरचनाओं को जोड़ दिया जाएगा एक ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा और इनसे एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाएगा। इसके अलावा इनकी संरचना सेम होगी। तो ग्लूकोज की पाइरेनोस संरचना सेम यही होती है। और आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके ये संरचना बना सकते हैं, क्योंकि हम आप लोगों को ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना को समझाने के लिए इनमें थोड़ा बताएंगे कि वो कैसी होती है ना। तो आप लोग इससे पहले नोट कर सकते हैं। ग्लूकोज की पाइरेनोस संरचना की बात की जाए तो उसमें भी इस प्रकार स्थितियां 6 कौन सी होती है इसमें? एक, दूसरी स्थिति, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6, ये 6 कोने हो गए। हम बेंजीन वलय को यदि कैसे क्षैतिज में बना दे तो बेंजीन वलय ऐसी बनती है। जहां यहाँ हमने जो नंबरिंग दी है 1 2 3 4 5, ये स्थितियों को नहीं कार्बन परमाणु को दिया गया है ना। इसीलिए हमने यहाँ एक स्थिति नहीं दी हमने, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन परमाणु है, इसीलिए हमने यहाँ एक नंबर नहीं दिया, क्योंकि हमने नंबर किसे दिया है? कार्बन परमाणु को दिया है। और स्थितियां गिना रहे हैं हम लोगों को 1 2 3 4 5 6। और पहली स्थिति में क्या उपस्थित है? यहाँ ऑक्सीजन परमाणु, और इसके अलावा इन शेष स्थितियों में कार्बन परमाणु उपस्थित है। और आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता तो हम बता दें कि जब बेंजीन रिंग में या किसी भी रिंग में इन दोनों स्थितियों में कार्बन परमाणु उपस्थित होता है तो उसे प्रदर्शित करना जरूरी नहीं होता। लेकिन कार्बन के अलावा यदि कोई दूसरा परमाणु या समूह उपस्थित है तो उसे प्रदर्शित करना पड़ता है, जैसे हमने ऑक्सीजन को किया है। यदि हमने इस स्थिति में कोई परमाणु नहीं बना तो इस स्थिति में क्या माना जाएगा? कार्बन। यदि कोई परमाणु नहीं बनाया गया, नहीं प्रदर्शित शो किया गया तो क्या माना जाएगा? कार्बन। और कार्बन को शो करना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को शो करना जरूरी है। यदि हम यहाँ से ऑक्सीजन को गायब कर दें तो फिर यहाँ पर कार्बन की उपस्थिति, तो यहाँ पर कार्बन की उपस्थिति मानी जाएगी। तो ये ऑक्सीजन हो गया और 5 स्थितियों में क्या जुड़े हैं? कार्बन जुड़े हैं। ये अपनी पाइरेनोस वलय हो गई, क्योंकि इसमें एक स्थिति में ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित है। और हम आप लोगों को क्या बता रहे थे? ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज में इस स्थिति में यहीं पे बता दे तो संरचना भी नहीं बिगड़ेगी। इस स्थिति में जिस प्रकार चौथी की बात, कार्बन परमाणु दिया आपने, तो ऐसे देखें चौथे कार्बन परमाणु में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित है। तो पहले कार्बन से भी ऊपर हाइड्रोजन और नीचे यहाँ कार्बन लिखी यही लिख देना, नीचे यहाँ पे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है। केवल यदि हम ये जो जोड़ दिया इसे अलग कर दें और यहाँ पर भी हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दें तो ये बन गई ग्लूकोज की पाइरेनोस संरचना। केवल ये परिवर्तन हुआ है और ये OH कहाँ जाता है? जल के अणु के रूप में निकल जाता है।
तो ये ग्लूकोज की कोई अंतर नहीं है। आप लोग इसमें ग्लूकोज का जो सूत्र होता है, कितना होता है ग्लूकोज का सूत्र अपना, C6H12O6। तो इसके अणुसूत्र की पुष्टि कर सकते हैं। 6 कार्बन परमाणु और 12 हाइड्रोजन परमाणु और 6 ऑक्सीजन परमाणु गिन सकते हैं इसमें। तथा इसका नाम क्या दिया हमने, अल्फा ग्लूकोज पायरिनोसिल। पायरिनोसिल पायरिनोस संरचना है। अल्फा नाम क्यों दिया, क्योंकि जो ग्लूकोज की पायरिनोस संरचना है वो 2 रूपों में पाई जाती है, एक अल्फा रूप में और एक बीटा रूप में। अल्फा और बीटा रूप में केवल ये चेंज होता है कि बीटा रूप में ये OH नीचे ना जुड़कर ऊपर होता है और H ऊपर से स्थान पर नीचे होता है, जिससे उसे ट्रांस रूप भी बोलते हैं, अल्फा को सिस रूप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्फा की जो ग्लूकोज पायरिनोस संरचना होती है वो कौन सी होती है, अल्फा ग्लूकोज होती है। तो ये ग्लूकोज की संरचना हो गई। अब हम थोड़ा बताएंगे, लेकिन अपन इस पहले इसे फ्यूरेनोस संरचना को डिफाइन करते हैं, अर्थात आपको बेस से बता रहे हैं ना कॉन्सेप्ट के साथ। फ्यूरेनोस संरचना क्या होती है, तो ये भी बेंजीन वाले के समान होती है, बस अंतर क्या होता है, बेंजीन वाले जहां 6 सदस्यीय होती है तो फ्यूरेनोस संरचना 5 सदस्यीय होती है। और इसमें 5 स्थितियों में से एक स्थिति में ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है और शेष 4 स्थितियों में कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इसकी परिभाषा होती है, ऑक्सीजन युक्त 5 सदस्यीय वलय को फ्यूरेनोस वलय कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूरेनोस रिंग कहते हैं, फ्यूरेनोस वलय कहते हैं। और इसका एक नाम और होता है, इसका दूसरा नाम होता है ब्यूटीलीन। इसका दूसरा नाम यहीं पे लिख दें, थोड़ा ज्यादा काम है, क्या है इसका दूसरा नाम, ब्यूटीलीन ऑक्साइड वलय कहते हैं, है ना। आप लोगों के दोनों नाम पता होंगे, पेपर पूछ सकते हैं, लेकिन हम आपको पहले वीडियो सब डिफाइन कर चुके हैं। प्यूरेनोस रिंग का दूसरा नाम ब्यूटीलीन ऑक्साइड वलय और पायरेनोस वलय का दूसरा नाम एमिलीन ऑक्साइड वलय। तो ये क्या थी, अपन पढ़ रहे थे इसकी फ्यूरेनोस संरचना। और जब किसी अणु और यौगिक की संरचना को फ्यूरेनोस वलय के रूप में प्रदर्शित किया जाता है या फ्यूरेनोस वलय के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसकी इस संरचना को फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर बोलते हैं। ग्लूकोज की फ्यूरेनोस संरचना की बात की जाए तो ग्लूकोज क्योंकि अभी सुक्रोज के रूप में बस सुक्रोज का अणु बना रहा है, तो इसमें थोड़ा सा परिवर्तन यही होता है कि इसका ऑक्सीजन या हाइड्रोजन परमाणु निकल जाता है। यदि हम नॉर्मल उसकी बात करें तो हमने कहा था, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें ही आप लोगों को एक चीज बताने वाले हैं। इसमें यह अंतर होता है, जो फ्रक्टोज की नॉर्मल स्वयं की फ्यूरेनोस संरचना होती है, तो इस दूसरे कार्बन परमाणु पर, है ना, एक चीज बताते हैं, नंबरिंग किसे दी गई है, कार्बन परमाणु को। स्थितियां गिने यदि हम इसकी परिभाषा लगाएं फ्यूरेनोस वलय की, तो ऑक्सीजन युक्त 5 सदस्यीय वलय। तो देखिए स्थिति, पहली स्थिति, दूसरी, किसे मान लो किसी भी गिन लो, हम तो नंबरिंग कार्बन परमाणु दिए हैं, तो पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, चौथी स्थिति, पांचवी, यानी कैसा होता है ये, पेंटागोनल, पंचभुज होता है। 5 कोणों को इसकी 5 स्थितियां बोला जाता है। और एक स्थिति में क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन परमाणु, शेष 4 में क्या उपस्थित है, कार्बन परमाणु। तथा उसी कॉन्सेप्ट के साथ जब इन स्थितियों में कार्बन परमाणु उपस्थित होता है तो उसे शो करना जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पे कार्बन परमाणु, यहाँ क्या है, इन स्थितियों में कार्बन परमाणु, है ना, जब गिनेंगे तो क्या गिनेंगे, कार्बन परमाणु। लेकिन उसे शो कर दो तो ठीक, ना करो तो जरूरी नहीं होता। लेकिन कार्बन के अलावा अदर परमाणु अणु समूह है तो इस प्रकार उसे शो करना पड़ता है, जैसे हमने ऑक्सीजन को शो किया है। अब हम क्या कर रहे थे, जो नॉर्मल फ्रक्टोज की फ्यूरेनोस संरचना होती है, तो वहां दूसरे कार्बन परमाणु से यहाँ नीचे क्या होता है, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है। कौन समूह, हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होता है। यदि यहाँ हाइड्रोक्सी समूह जोड़ दें और अभी ये इससे जुड़ा है, इसे यदि अलग कर दें तो ये बन जाती है फ्रक्टोज की फ्यूरेनोस संरचना, जो हम आप लोगों को पहले दूसरी वीडियो बता चुके हैं, तथा एक बार हमने आप लोगों को और बता दी। आप लोग भी फ्रक्टोज की इस फ्यूरेनोस संरचना में इसके अणु सूत्र की पुष्टि कर सकते हैं। इसका जो अणु सूत्र ग्लूकोज से समान होता है, तो आप लोग इसमें 6 कार्बन परमाणु, 12 हाइड्रोजन परमाणु और 6 ऑक्सीजन परमाणु को गिन सकते हैं। तथा इसे बोलते हैं बीटा फ्रक्टोज फ्यूरेनोसाइड।
प्यूरेनोसाइड यानी फ्यूरेन संरचना और ऑक्सीजन उपस्थित है तो फ्यूरेन संरचना में ऑक्सीजन मैन होता तो फ्यूरेनोसाइड बोल दिया। बीटा क्यों? फेटोज की भी फ्यूरेनोस संरचना दो रूपों में पाई जाती है, अल्फा रूप में, बीटा रूप में। पेपर में बहुत पूछा जाता है कि जो सुक्रोज की ये संरचना है दूसरी वाली, इसमें फेटोज का अणु, फेटोज का कौन सा अणु उपस्थित होता है? अल्फा फेटोज फ्यूरेनोसाइड कि बीटा फेटोज फ्यूरेनोसाइड? तो कौन सा होता है? फेटोज का बीटा वाला यानी बीटा फेटोज फ्यूरेनोसाइड और ग्लूकोज का अल्फा वाला। तो ये थी फेटोज की फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर। अब हमें सुक्रोज का अणु बनाना है तो हमें पता है जब सुक्रोज का एक अणु बनता है तो एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का अणु जुड़ जाता है। किसके जुड़ता है? ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा जुड़ता है। हम ये इसकी पहली संरचना ओपन चेन स्ट्रक्चर में इसे एक्सप्लेन कर चुके हैं और इससे एक जल का अणु निकल जाता है। तो यहाँ पे देखें थोड़ा, तो ये अब इसे हटा दें, है ना, हमें क्या बनाना? सुक्रोज बनाना है। इसे भी हटा दें कि क्या बनाना है? सुक्रोज बनाना, कोई कंफ्यूजन ना हो पाए ताकि। अब देखो ये अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज कैसे जुड़ते हैं? जब ये दोनों जुड़ते हैं तो यहाँ पे जो OH था बना और यहाँ भी क्या था? OH था। इन एक OH दो H, इन दोनों से एक क्या निकल जाएगा? इन दोनों से एक जल का अणु निकल जाएगा। माइनस मतलब जल का अणु निकाल दो। H2O निकालना है, 2H है तो दोनों H निकल जाएंगे, चाहे इसका ऑक्सीजन ले लो चाहे इसका ऑक्सीजन ले लो, है ना। और शायद ग्लूकोज का ऑक्सीजन परमाणु निकलता है, ग्लूकोज का निकल जाएगा H2O और जो फ्रक्टोज का ऑक्सीजन परमाणु होगा, इस फ्रक्टोज के ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा ग्लूकोज का अणु और फ्रक्टोज के अणु इस प्रकार इस रूप में आपस में जुड़कर एक सुक्रोज की अणु का निर्माण कर लेंगे और इस संरचना को सुक्रोज की पायरेनोस प्लस फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसमें आप लोग फ्रक्टोज के अणु सूत्र कितना होता है? C12H22O11 की पुष्टि कर सकते हैं आप लोग। इसमें 12 कार्बन परमाणु गिन सकते हैं, वो तो आवश्यकता ही नहीं, हमने इसे नंबरिंग दे रखा है 1 2 3 4 5 6 कार्बन परमाणु क्लियर स्पष्ट हो रहे हैं। इसमें ही नंबरिंग दिया, पहला कार्बन, दूसरा इस स्थिति का, तीसरा इस स्थिति का, चौथा इसका, पांचवा इसका, 6 और 6 दूनी 12 कार्बन परमाणु अलग से स्पष्ट हो रहे हैं। और आप लोग 22 हाइड्रोजन परमाणु गिन सकते हैं, 11 इसमें होंगी, 11 इसमें होंगी और 11 ऑक्सीजन परमाणु गिन सकते हैं, 5 इसमें होंगे, 5 इसमें, 10 एक बीच में जो दोनों को जोड़े 11 हो गए, है ना। यानी ये संरचना में क्या इसके अणुसूत्र की पुष्टि हो रही है। इससे ऐसा करने से दो चीज फायदा मिलता है, पेपर में आप लोग ये जरूर कीजिएगा। एक ये फायदा मिल जाता है, कभी कभी हम संरचना पढ़ के आए होते हैं, अधिकांश पेपर में तो बहुत लोग रखते ही हैं जिसने अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर, तो बात दूसरी, पेपर में तो 2-4 पेपर के पहले तो इस कोई भी संरचना हो इजी है तो ठीक है, नहीं 2-4 पहले तो बनानी, 2-4 बार तो पहले बनानी पड़ता है। तो पेपर में लगता है अरे ये तो आगे हमने इसे 4 बार बनाया था, रटी है हमें तो, और जल्दी जल्दी में कोई एक परमाणु लिखना भूल जाते हैं। और फिर जांचने वाला सबसे पहले किसी भी अणु की जब संरचना होती है या यौगिक की संरचना होती है और वो संरचना अणु सूत्र वाली होती है तो उस अणु सूत्र में उपस्थित परमाणु की गिनती करता है। यदि इसमें आपके एक कहीं भी आपने बनाना भूल गए या 2 का यहाँ 1 कर दिया तो कितने हुए? 21, उसे गलत करने का यही मौका मिल गया। अब उसके ऊपर वो आप लोगों को कितने नंबर देता है। संरचना सही बनी है, एक हाइड्रोजन परमाणु की कमी है तो देखा जाए पूरी संरचना गलत मानी जा सकती है और देखा जाए तो उस आधार में कुछ नंबर वो आप लोगों के काट सकता है। तो ये बहुत जरूरी पेपर में इनकी गिनती कर लो ताकि हमारी जो मेहनत है, हमने जो संरचना बनाई है वो किसी प्रकार गलत ना हो पाए और हमें पूरे नंबर मिले। तथा कंपटीशन एग्जाम की बात की जाए तो इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। पहला मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इससे, पहले की बात की जाए कि सुक्रोज के अणु में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणु आपस में किस परमाणु के द्वारा जुड़े होते हैं? आंसर ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा जुड़े होते हैं। दूसरा, जब सुक्रोज के एक अणु का निर्माण होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणु के जोड़ने पर किसका अणु निकलता है? तो इसका आंसर H2O का अणु निकलता है।
तीसरा अणु रूप से बना लेता है, इसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणु में जब सुक्रोज के अणु में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणु उपस्थित होते हैं तो ग्लूकोज की कौन सी संरचना होती है, इस संरचना की बात कर रहे हैं। दूसरे वाले पूछ सकता है कि इसकी सुक्रोज की पायरेनोस और फ्यूरेनोस संरचना में ग्लूकोज के अणु की कौन सी संरचना पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, पायरेनोस संरचना पाई जाती है। चौथा क्वेश्चन, फ्रक्टोज की कौन सी संरचना होती है, फ्यूरेनोस संरचना होती है। पांचवा क्वेश्चन, इसमें जो ग्लूकोज का अणु अपने पायरेनोस संरचना के रूप में होता है तो कौन सा, अल्फा ग्लूकोपाइरोनेस, बीटा ग्लूकोपाइरेनोस या अल्फा और बीटा दोनों, या इनमें से कौन नहीं। तो ग्लूकोपाइरेनोस, पाइरेनोस संरचना और ग्लूको को एक साथ ग्लूकोज को ग्लूको ले दिया जाता है, अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस। तो कौन सा उपस्थित होता है, पहला अल्फा ग्लूकोपाइरेनोस, है ना। तो अल्फा आपको ध्यान देना है और नाम तो आप लोग देख लेंगे, चाहे ग्लूकोज पाइरेनोस लिखा हो, चाहे ग्लूकोपाइरेनोस लिखा हो, चाहे ग्लूकोज पाइरेनोसिस लिखा हो। क्या होता है, ग्लूकोज अल्फा रूप में होता है और बीटा फ्रक्टोज बीटा रूप में होता है। इससे ये 6 क्वेश्चन बनते हैं, बनाने तो बहुत सारे, ये 6 हमने मेन क्वेश्चन आप लोगों को बता दिए। तो ये थी सुक्रोज की दूसरी संरचना जिसे सम्मिलित रूप से पायरेनोस प्लस फ्यूरेनोस संरचना कहते हैं, और इसके पहले हमने आप लोगों को बताई थी ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर तथा ये इनके बेस क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो पहले आप लोग जो हमने पहले ग्लूकोज टॉपिक पर वीडियो बनाई है जिसमें इसकी जानकारियां, इनके मुख्य अन्य नाम, गुण, इनके प्राप्ति स्रोत, संरचनाएं और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताएं, पहले आप पूरी वीडियो को देख लीजिए। फ्रक्टोज की वीडियो में हमने सारी चीज बताई है, इसका स्रोत, मुख्य और अन्य नाम, प्राप्ति के स्रोत, गुण, इसकी 3 प्रकार की संरचना बताई है उसमें, ओपन चेन स्ट्रक्चर, पायरेनोस स्ट्रक्चर, फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बताए हैं। जब आप लोग ये दोनों वीडियो देख लेंगे और उनको सुक्रोज पढ़ना बहुत इजी लगेगा, क्योंकि सुक्रोज किससे बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। जब तक आप लोगों का आधार का कॉन्सेप्ट, यानी आधार मतलब ग्लूकोज फ्रक्टोज का कॉन्सेप्ट क्लियर ना होगा तो सुक्रोज का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में परेशानी होगी। अब देखते हैं सुक्रोज टॉपिक में 6वां पॉइंट, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट में अगला बिंदु है 6वां बिंदु, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु व तथ्य। तो पहला है कृत्रिम मिठास उत्पन्न करने में, ये बहुत ही मोस्ट चीज है। जैसे बहुत से फल होते हैं, बहुत से और पदार्थ होते हैं, हम जैसे शहद की बात करें, केला, अमरूद, आम, ये सब क्या होते हैं, मीठे होते हैं, लेकिन जो इनमें मिठास पाई जाती है वो प्राकृतिक मिठास होती है जो इनमें ही पाई जाती है। लेकिन यदि कोई चीज ऐसी ले जो मीठी ना हो और हम उसे मीठा करें, अर्थात वो पहले मीठी नहीं है और हम उसे मीठा करने की क्या मिला दें, कोई पदार्थ हम मिला दें, तो वो मिठास चूंकि उत्पन्न की गई है तो उसे बोलते हैं कृत्रिम मिठास। अर्थात वो मिठास जब कोई पदार्थ स्वयं मीठा होता है तो उसे उसकी प्राकृतिक मिठास कहते हैं। लेकिन यदि कोई पदार्थ मीठा नहीं है और हम उसमें कोई चीज मिलाकर उसे मीठा करते हैं तो ये मिठास उत्पन्न की गई, तो इसे बोलते हैं कृत्रिम मिठास। इसका दूसरा पॉइंट देखें कि शक्कर व चीनी सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अर्थात सुक्रोज को ही शक्कर बोलते हैं, चीनी बोलते हैं। शक्कर और चीनी का उपयोग किस में करते हैं, किसी चीज को मीठा करने में। हम दूध थोड़ा तो मीठा होता है, लेकिन हम ज्यादा दूध में मिठास तो पाई जाती है, लेकिन नॉर्मली हम दूध में, चाय में, अन्य पदार्थों को मीठा करने में शक्कर और चीनी मिलाते हैं। ये कौन सी मिठास होगी, कृत्रिम मिठास। और सुक्रोज का उपयोग कृत्रिम मिठास उत्पन्न करने में करते हैं। इसके 2 पॉइंट हो गए कि कृत्रिम मिठास उत्पन्न करने में, दूसरा शक्कर व चीनी सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट होती है। तीसरा बहुत ही मोस्ट या वेरी मोस्ट, जब सुक्रोज का जल अपघटन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन मेन पॉइंट है कि सुक्रोज के जल अपघटन को प्रतिलोमन कहते हैं।
हमने पूरा देखा है कि सुक्रोज का जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज व फ्रक्टोज में विभाजित होना प्रतिलोमन कहलाता है। ये मेन पॉइंट है कि सुक्रोज का जल अपघटन प्रतिलोमन कहलाता है। अगला चौथा पॉइंट कि सुक्रोज में ग्लूकोज व फ्रक्टोज के मिश्रण को प्रतीप शर्करा या इनवर्ट शर्करा कहते हैं। अर्थात सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों पाए जाते हैं, तो इनके मिश्रण को क्या कहते हैं? प्रतीप शर्करा या इनवर्ट शर्करा कहते हैं। पेपर में ये दोनों ऑब्जेक्टिव बहुत पूछे जाते हैं कि सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है। अपघटन दे देगा या फिर विद्युत अपघटन दे देगा या प्रतिलोमन दे देगा, ऐसे 3-4 चीजें देगा तो आंसर क्या होगा? प्रतिलोमन। इसका जल अपघटन प्रतिलोमन कहलाता है। ये ऑब्जेक्टिव कि प्रतीप शर्करा में किसका किसका मिश्रण होता है? स्टार्च ग्लूकोज का, स्टार्च फ्रक्टोज का, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। तो किसका मिश्रण होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को प्रतीप शर्करा कहते हैं और इसे इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्ट शर्करा, लेकिन अधिकांशतः पेपरों में हिंदी से लिख देता इनवर्ट, कंफ्यूज करने के लिए। इसके अलावा हम आप लोगों की चीजों बता दें कि मानो जो भोज्य पदार्थ का उपयोग करते हैं, उन भोज्य पदार्थों में उपस्थित विभिन्न पदार्थों में सुक्रोज एक महत्वपूर्ण उत्पाद, सुक्रोज एक महत्वपूर्ण पदार्थ होता है या एक महत्वपूर्ण अवयव होता है। सुक्रोज की कमी से हमारे शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं तथा इसकी अधिकता से भी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसका अगला पॉइंट है यानी 5वां पॉइंट, सुक्रोज मानव मस्तिष्क की गतिविधि में सुधार करता है, यानी ये मस्तिष्क के संचालन में सहयोग करता है। इसका 6वां पॉइंट है, हृदय को विषाक्त पदार्थों के प्रभाव से बचाता है। ये मोस्ट है, अर्थात सुक्रोज क्या करता है? हृदय की रक्षा करता है विषाक्त यानी विषैले पदार्थों से। 7वां पॉइंट देखा जाए तो इसकी कमी से चिड़चिड़ापन, उदासीनता तथा ऊर्जा की कमी आदि स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा, जब कोई ज्यादा चिड़चिड़ाता है, गुस्सा करता है, तो अपन कह लेते हैं ज्यादा मिर्ची खाते हो, यानी मिर्ची की तरह तेज हो। और जो ज्यादा मीठा खाता है तो बोल देते हो तुम मिठाई की तरह मीठे हो। तो ऐसा क्यों? तो इसका रीजन यहाँ बताया गया है कि सुक्रोज की कमी से चिड़चिड़ापन हो जाता है और सुक्रोज क्या होता है? स्वाद मीठा होता है। अर्थात जब शरीर में सुक्रोज की कमी होती है तो क्या उत्पन्न होता है? एकदम चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है और अपन छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ाने लगते हैं और चिड़चिड़ापन से ही उदासीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब हमें चिड़चिड़ापन उत्पन्न हो जाता है तो दूसरे लोगों के साथ हमारी कम बनती है और हम एक उदासीन रहने लगते हैं, यानी क्या हो जाता है? उदासीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऊर्जा की कमी तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान करना और सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है, तो नॉर्मल सी बात है, इसकी कमी से क्या हो जाता है? शरीर में ऊर्जा की कमी उत्पन्न हो जाती है तथा इसके अलावा इसकी अधिक मात्रा से भी शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। अर्थात हमारे शरीर को सुक्रोज की एक निश्चित और पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। 8वां पॉइंट है, इसकी अधिकता से क्षरण, पीरियडोडल बीमारी और मधुमेह आदि बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ क्षरण की बात की जाए तो क्षरण का है अनुवांशिकी पदार्थों के क्षरण से है। अर्थात जब सुक्रोज की ज्यादा मात्रा होती तो अनुवांशिकी पदार्थ नष्ट होने लगते हैं। इसी प्रकार पीरियडोडल बीमारी होती है। मधुमेह जिसे शुगर भी कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, ज्यादा मीठा खाने से मधुमेह शुगर बीमारी हो जाती है। तो 7वें और 8वें पॉइंट से क्या स्पष्ट हुआ कि सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट की हमारे शरीर को एक निश्चित और पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। इसकी कमी से शरीर में अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं तथा इसकी अधिकता से भी अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये था हमारा सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट टॉपिक और हमने सुक्रोज टॉपिक की इस वीडियो में आप लोगों को इसका अनुसूत्र, इसके मुख्य व अन्य नाम, प्राप्ति के स्रोत, इसके गुण, इसकी 2 प्रकार की संरचनाएं, ओपन चेन स्ट्रक्चर व पायरेनोस और फ्यूरेनोस स्ट्रक्चर तथा इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं।
तथा ये कार्बोहाइड्रेट के पार्ट 3 की तीसरी वीडियो थी। हम कार्बोहाइड्रेट के पार्ट तीसरे में विभिन्न कार्बोहाइड्रेटों को एक्सप्लेन कर रहे हैं और इनकी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। हमने इसकी पहली वीडियो में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था, दूसरी वीडियो में फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था और ये थी हमारी तीसरी वीडियो जिसमें हमने आप लोगों को सुक्रोज कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया। इसके बाद अगली चौथी वीडियो में हम आप लोगों को माल्टोज कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताएंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। इस वीडियो में भी हम आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तथा इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप लोग सुक्रोज टॉपिक की इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएं। अब देखते हैं सुक्रोज टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन।